एवरीवन, वेलकम टू नैक जीएस क्लासेस। आज हम संसद में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम आर्टिकल 52, 53, 54 और 55 और 56 ये पोर्शन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और आर्टिकल 53 के अनुसार इस राष्ट्रपति में संघ की सभी जो कार्यपालिकी शक्तियां होंगी, कार्यपालिकी जो शक्ति होगी वो निहित होगी। संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद व अधीनस्थ जो उसके अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी सलाह पर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि राष्ट्रपति जब अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करता है, तो वह इस कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। नाम मात्र का प्रमुख है। जो वास्तविक प्रमुख है वो है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। कौन? प्रधानमंत्री। वही है इस कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। ठीक है, अब हम आर्टिकल 54 के बारे में देखते हैं। क्या आर्टिकल 54 में कैसे निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति। सामान्य हम जो आम चुनाव में देखते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, लेकिन इसका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। आर्टिकल 54 निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का। इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। इसमें गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की जो विधानसभा है उनके सभी के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही निर्वाचक मंडल में होते हैं। 69वां संविधान संशोधन और 70वां संविधान संशोधन 1991 और 1992 दिल्ली और पुडुचेरी, इसके भी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, नियम हैं जिनका प्रयोग करके इस निर्वाचन को संपन्न कराया जाता है। तो आर्टिकल 55 में उसी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। दो तो प्रक्रिया है। पहला तो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब क्या है कि जो भारत है उसमें बहुत सारे राज्य हैं, उनमें बहुत सारी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। अब एक विधायक का मत मूल्य निकाला कैसे जाए? क्या अलग अलग होगा अलग अलग राज्यों की विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य? नहीं, इन सब के लिए हम एक ही प्रक्रिया का पालन करते हैं। सभी विधायकों के लिए एक मत मूल्य होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सभी विधायकों का मत मूल्य, सभी विधायक बोलने से यहाँ पे निर्वाचित विधायक हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के, सभी विधायकों का मत मूल्य जो होता है सभी सांसदों के मत मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सभी जो विधायकों का मत मूल्य है सभी सांसदों के मत मूल्य के बराबर होता है।
अब हम देखते हैं कि एक विधायक के मत मूल्य क्या होता है। एक विधायक का मत मूल्य क्या है? एक विधायक का मत मूल्य ये हो जाएगा आपका उस राज्य की जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है, बटे उस राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, गुना 1000, ये एक विधायक का मत मूल्य आ गया। अब एक सांसद के मत मूल्य के बारे में बात करते हैं। एक सांसद का मत मूल्य कितना हो जाएगा? एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का जो मत मूल्य होगा वो है जो सभी विधायक को का कुल वैध मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, ठीक है। तो ये एक सांसद का मत मूल्य हो गया। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी। अब हम बात करते हैं कि जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है वो कैसे होता है। क्या बात करेंगे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है? अब मान लेते हैं कि एक से अधिक उम्मीदवार हैं, ए बी सी डी, राष्ट्रपति के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार हैं। तो सामान्य मतदाता जो आम चुनाव में मतदान करता है वो मान लेते हैं ऐसे ही उम्मीदवार होते हैं एक से अधिक, तो किसी एक को अपना मत देता। लेकिन यहाँ पर वो वरीयता क्रम के आधार पर मत देगा। वरीयता क्रम उसका खुद का निर्धारित किया। वो मान लेते हैं वो ए को पहले नंबर पर रखना चाहता है, बी को दूसरे, सी को तीसरे, डी को चौथे। दूसरा मतदाता आया, उसने ए को रखा पहले पे, लेकिन बी को रख दिया चौथे पे, सी को रखा उसने दूसरे पे और डी को रख दिया उसने तीसरे पे। तो ऐसे ही अपने अपने मतदाता ने वरीयता क्रम का निर्धारण करता है। फिर कितने मत प्राप्त होते हैं, मतगणना करते हैं, फिर कितने मत प्राप्त करने होते हैं मतगणना के अनुसार। तो जो कुल वैध मत मूल्य है, कुल वैध मत मूल्य बटे 2 धन 1, अर्थात 50% से आपको ज़्यादा लाना है, फिर आप विजयी उम्मीदवार होंगे। 50% से अधिक, 50% ज़्यादा आपको वोट प्राप्त करने होंगे, तब आप विजयी होंगे। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मतदान कहाँ पे होता है। मतदान कहाँ पे होता है? मतदान विधायक कहाँ पे करते हैं, सांसद कहाँ पे मत देते हैं? जो ये विधायक होते हैं राज्य की राजधानी में देते हैं, राज्य की राजधानी में। और सांसद भी राज्य की राजधानी में दे सकते हैं, वहीं सांसद संसद में भी जाके वोट दे सकते हैं। इस प्रकार ये अपना वोट देते हैं। अब मान लेते हैं कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता। या तो प्रत्याशी जा सकता है या फिर निर्वाचक। अगर सुप्रीम कोर्ट को तथ्यों के आधार पर यह लगता है कि निर्वाचन सही से नहीं हुआ है, अवैध है, तो उसको अवैध घोषित कर देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति रहने तक उसने जो कार्य किए हैं सबके सब वैध होंगे, उन्हें अवैध नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का जब चुनाव अवैध घोषित हो गया, उससे पहले तक उसने जितने कार्य किए हैं सबके सब वैध होंगे, उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। सामान्य स्थिति में आर्टिकल 56 कार्यकाल, सामान्य परिस्थिति में शपथ ग्रहण करता है, जब पदभार ग्रहण करता है उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक।
उससे पहले भी हट सकता है। कब? जब उसकी मृत्यु हो जाए। कब? जब वो त्याग पत्र दे दे और अवैध हो जाए चुनाव और महाभियोग की प्रक्रिया चले उस पर। ऐसी स्थिति में भी उसका पद रिक्त हो सकता है और समय के पहले वो चला जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल 52, 53, 54, 55 और 56 को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।